प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 23 वाक्य रचना की अशुद्धियां और उनका शोधन। व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण गुलमोहर से पाठ 23 वाक्य रचना की अशुद्धियां और उनका शोधन पढ़ेंगे। वाक्य रचना की अशुद्धियां क्या होती हैं? वास्तव में इन अशुद्धियों का प्रमुख कारण क्या होता है? व्याकरणिक नियमों को ठीक से न जानना इनका प्रमुख कारण होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को यह नहीं मालूम कि हिंदी में विशेषण प्राय अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, तो वह इस प्रकार की गलतियां कर सकता है। जैसे, मुझे मीठा चाय पसंद नहीं। यहाँ पर सही वाक्य होगा मुझे मीठी चाय पसंद नहीं। वाक्य रचना की अशुद्धियां कैसे कैसे होती हैं, आइए जानते हैं। वाक्य अशुद्धि शोधन। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, अतः वाक्य को बोलते व लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो आपके बोले गए वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है। सामने वाले व्यक्ति को आसानी से और सही सही समझ आ सके, उसके लिए आवश्यक है कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य शुद्ध हो। अतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। अब यहाँ पर बेटा हम भाषा में प्रत्येक वाक्य बोलते हैं, लेकिन व्याकरणिक नियमों के अनुसार जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण को ध्यान में रखते हुए जब हम उसका शोधन करते हैं, वही वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। आज का हमारा विषय यही है, वाक्य रचना की अशुद्धियां। अब यहाँ पर ये अशुद्धियां कितने प्रकार से होती हैं, उनमें से कुछ प्रकार मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी किस किस प्रकार से वाक्य रचना की अशुद्धियां पाई जाती हैं। वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है। पदों के उचित क्रम में न होने पर उसके भाव या अर्थ में स्पष्टता नहीं रहती और इसे वाक्य की पद क्रम संबंधी अशुद्धियां कहा जाता है। उदाहरण, अशुद्ध वाक्य है पत्र ये किसने लिखे हैं। शुद्ध वाक्य होगा ये पत्र किसने लिखे हैं। अशुद्ध वाक्य, एक कहानी की पुस्तक चाहिए। शुद्ध, कहानी की एक पुस्तक चाहिए। अब यहाँ पर ये अशुद्धि थी, वो क्या थी? पद क्रम संबंधी अशुद्धि। यहाँ पर हमारा भाषा तो हमारी ये भी है कि पत्र ये किसने लिखे हैं, लेकिन जो शुद्ध रूप है वो क्या होगा? ये पत्र किसने लिखे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। एक कहानी की पुस्तक चाहिए, ये हमारा अशुद्ध है। कहानी की पुस्तक
चाहिए, कहानी की एक पुस्तक चाहिए। हिंदी में वाक्यों में क्रमशः कर्ता, कर्म और सकर्मक क्रिया आते हैं, जैसे बच्चा दूध पीता है। यदि क्रिया आकर्मक है तो वाक्य में क्रमशः कर्ता एवं क्रिया आते हैं, जैसे बच्चा सोता है। अब यहाँ पर जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग किया गया है तो वहां पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर कहां से प्रश्न किया गया तो आपका क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अब दूसरा प्रयोग है हमारा अन्विति संबंधी अशुद्धियां। यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही बदलती है, जैसे बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। यदि कर्ता के साथ परसर्ग युक्त हुआ है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। अब यहाँ पर इसने बताया अन्विति का अर्थ होता है प्रयोग। अब प्रयोग आप किस प्रकार करते हैं वाक्य में, अन्विति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अन्विति का अर्थ होता है प्रयोग। यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही बदलती है, जैसे बच्चे मैदान में दौड़ते हैं, लड़कियां आम खाती हैं। अगर कर्ता के साथ सर्ग प्रयुक्त हुआ है तो वहां पर क्रिया कर्म की संज्ञा यानी परसर्ग रहित के अनुसार बदलेगी। जैसे लड़कों ने आम खाए। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परसर्ग सहित हैं तो क्रिया उन दोनों के अनुसार नहीं बदलती तथा सदैव पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष में आती है, जैसे लड़कों ने आमों को खाया। अब यहाँ क्रिया एक वचन पुल्लिंग में आई है। अब यहाँ पर इसने बताया कि लड़कों ने आम खाए। यदि फिर अगला नियम कहता है यदि कर्ता और कर्म दोनों परसर्ग, परसर्ग का अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह सहित हैं तो क्रिया उन दोनों के अनुसार नहीं बदलती तथा सदैव पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष में आती है। अब यहाँ पर आपकी क्रिया एक वचन में आई है, खाया। लड़कों ने आमों को खाया। यहाँ पर जो खाया शब्द है वहां पर क्रिया आपकी एक वचन में पुल्लिंग में आई है, इसलिए यहाँ पर ये कर्ता और कर्म दोनों परसर्ग सहित हैं और क्रिया उन दोनों के अनुसार नहीं बदलेगी, सदैव पुल्लिंग एक वचन या अन्य पुरुष के अनुसार बदलेगी। अगला नियम क्या है, कर्ता में यदि समान लिंग वाली संज्ञाएं और से जुड़ी हो तो क्रिया बहुवचन में आती है, जैसे मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर एक वाक्य दिया, इसने कहा अगर और लगाकर संज्ञाएं जुड़ती हैं समान लिंग वाली। अब लिंग क्या है इनके, सभी पुल्लिंग में है, मोहन, सोहन और दीपक तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। अब यहाँ पर इसने कहा अगर समान लिंग वाली संज्ञाएं और से जुड़ी हैं तो क्रिया हमेशा बहुवचन में आएगी। इसने कहा मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, बहुवचन में हमारी क्रिया आ गई। अब अगर हम इसको लिखें मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है तो यहाँ पर यह वाक्य अशुद्धि हो जाएगी, इसलिए इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। अगला नियम है यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हैं तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है, जैसे मोहन, सोहन या गीता जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, इसने कहा कि अगर कर्ता में संज्ञा या से जुड़ी है तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद, अगर यहाँ पर अंतिम संज्ञा पद आपका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेगी, और अगर यहाँ पर अंतिम संज्ञा पद आपका पुल्लिंग है तो क्रिया आपकी किसके अनुसार बदलेगी, पुल्लिंग के अनुसार बदलेगी। अब यहाँ पर होता गीता, सोहन या मोहन जाएगा।
अब यहाँ पर दूसरा वाक्य मैंने क्या लिया, सोहन या गीता जाएगी। अब तीनों का यानी गीता स्त्रीलिंग है तो जाएगी आ गया। अगर यहाँ पर सोहन आता तो यहाँ पर संज्ञा पद पुल्लिंग हो जाता, तो यहाँ पर जाएगा शब्द का प्रयोग किया जाता। अगला है, यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी। जैसे वहां कौन बैठा है। अब यहां पर हमें यह नहीं पता कि वहां पर कौन बैठा है, तो हम उसका पुल्लिंग रूप में ही इस्तेमाल करेंगे। कर्ता में सर्वनाम पदों का कर्म प्राय इस प्रकार होता है, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष तथा अंत में अन्य पुरुष होता है। ऐसे पदबंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है, जैसे आप, वे और हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने क्या कहा, अगर हमें जिस वस्तु का लिंग नहीं पता तो वहां पर क्रिया किसमें चलेगी, पुल्लिंग का रूप ले लेगी। अब हमारा अगला प्रयोग है विशेषण विशेष्य अन्विति। अन्विति का आपको पता है इसका अर्थ क्या है, प्रयोग होता है। अब विशेषण विशेष्य अन्विति, यहां पर इसके क्या नियम कहते हैं, आकारांत विशेषण अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला कुत्ता, काली बिल्ली, छोटा बच्चा आदि। यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार प्रयोग होता है। जैसे छोटे बड़े, बच्चे और बच्चियां। अब यहां पर इसने बताया यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार प्रयोग होगा। छोटे बड़े, बच्चे और बच्चियां, छोटी बड़ी बच्चियां और बच्चे, यानी उसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला आता है हमारा वाच्य रूपांतरण परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां। अब यहाँ पर वाच्य का अध्ययन हम अपने पिछले अध्याय में कर चुके हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। अब यहाँ पर वाच्य संबंधी जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो जो अशुद्धियां सामने आई हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा है। 2 वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अशुद्ध भी और शुद्ध भी। उनका शुद्ध रूप क्या होगा और अशुद्ध रूप उनका क्या था, आइए जानते हैं। अशुद्ध वाक्य है, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है। शुद्ध होगा हमारा, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अब दूसरा इसी से आप वाक्य बना सकते हैं, कोई और भी वाक्य ले सकते हैं। जैसे हमने दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है। अब दूसरा प्रयोग है इसका, प्रेरणार्थीकरण संबंधी नियम तथा तत्संबंधी अशुद्धि। सरल वाक्य को प्रेरणार्थक वाक्यों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रेरणार्थीकरण कही जाती है। इस परिवर्तन में एक और अकर्मक सकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया में बदला जाता है, तो दूसरी ओर प्रेरक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, राधा बच्चे को दूध पिलाती है। उदाहरण है अशुद्ध वाक्य, हलवाई ने मुझे दूध पिया। शुद्ध होगा, हलवाई ने मुझे दूध पिलाया। अब प्रेरणार्थक का पता है आपको, प्रेरक होता है जो प्रेरित करती हैं, स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर इसने उदाहरण दिए, हलवाई ने मुझे दूध पिया, यानी हलवाई ने मुझे दूध पिया शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप होगा हलवाई ने मुझे दूध पिलाया। अब अगला नियम है सामान्य, भूतकाल
और ने के साथ के प्रयोग संबंधी नियम तथा तत्संबंधी अशुद्धियां। दूसरा इसका नियम क्या कहता है, सामान्य भूतकाल में और ने के प्रयोग संबंधी नियम तथा उसके संबंधी अशुद्धियां। अब वर्तमान काल के वाक्यों का भूतकाल में परिवर्तन करते समय क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से अशुद्धियां पाई जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल और का ने संबंधी अशुद्धियों का यहाँ पर शोधन किया गया है। वर्तमान काल के वाक्यों का भूतकाल में परिवर्तन करते समय क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से अशुद्धियां पाई जाती हैं। हिंदी में भूतकाल बनाने के नियम हम पढ़ चुके हैं। भूतकाल बनाते समय प्रत्यय जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद यदि धातु व्यंजनात् है तो आ ही बना रहेगा, लेकिन स्वरांत है तो धातुओं के अंत में आ का परिवर्तन या में हो जाता है। जैसे पढ़ जमा पढ़ा, आ जमा आ आया। दो स्वर एक साथ आने के कारण वहां पर क्या हो जाएगा, यह का आगम हो जाता है। अन्य अशुद्धियां। अन्य अशुद्धियों में परसर्ग संबंधी अशुद्धियां, पुनरुक्ति अशुद्धियां प्रमुख हैं। इनके अलावा वाक्य निर्माण में कुछ और भी अशुद्धियां हो सकती हैं। आइए इन पर विचार करते हैं। यहाँ पर बेटा हमने पढ़ी पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, अन्विति संबंधी अशुद्धियां, विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धियां, भूतकाल में प्रयोग होने वाले वाक्यों के संबंधी अशुद्धियां। अब हमारी कुछ और भी अशुद्धियां हैं, इन पर भी हम वाक्यों के माध्यम से नजर डालते हैं। ये हमारी कारक संबंधी अशुद्धियां होती हैं। आइए इनको भी एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने अशुद्ध और शुद्ध दोनों तरह के वाक्य लिए हैं। पहले अशुद्ध रूप लिखा है, फिर उसका शुद्ध रूप लिखा है। अशुद्ध है, हम आमों को खा रहे हैं। शुद्ध रूप होगा, हम आम खा रहे हैं। प्रधानाचार्य की आदेश मानना चाहिए। प्रधानाचार्य का आदेश मानना चाहिए। अगला है, प्लेग में बहुत से लोग मर गए। शुद्ध रूप होगा, प्लेग से बहुत से लोग मर गए। बच्चों हमने यहाँ पर इन वाक्यों के माध्यम से लिंग संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धियों को जाना। इससे पहले हमने पदक्रम संबंधी अशुद्धि, अन्विति संबंधी अशुद्धि, विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धियों को पाठ में पढ़ा। अब हम अपने व्याख्यान का अभ्यास कार्य करते हैं। हमारे अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न 1, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अब मैंने यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखा है। देखिए अशुद्ध वाक्य है हमारा, सुनाया गीत मीरा ने। मीरा ने गीत सुनाया। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मीरा ने गीत सुनाया। यहाँ पर इसने पूछा है पद क्रम संबंधी अशुद्धि दी गई है, पदों का ठीक से नहीं आना। उन पदों को ठीक क्रम में लगाकर वाक्य का शुद्ध रूप हमें लिखना है। अगला वाक्य है, गाली दी उसने नहीं थी। उसने गाली नहीं दी थी। थोड़े ही मैं यह काम करूंगा। मैं थोड़े ही यह काम करूंगा। इस दुकान पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है। इस दुकान पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है। मुझे एक उपन्यास की पुस्तक चाहिए। मुझे उपन्यास की पुस्तक चाहिए।
सुभाष चंद्र बोस का देश आभारी है। देश सुभाष चंद्र बोस का आभारी है। दौड़ती हुई लड़की आई यहाँ। लड़की यहाँ दौड़ती हुई आई। मेरे पास कलम लिखने के लिए है नहीं। मेरे पास लिखने के लिए कलम नहीं है। आप बात मेरी मान लीजिए न। आप मेरी बात मान लीजिए न। प्रश्न 2, अन्विति की दृष्टि से निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब यहाँ पर अन्विति की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनका शुद्ध रूप हमें लिखना है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला वाक्य है, लड़का आम खाते हैं। लड़का आम खाता है। माताजी घर गए हैं। माताजी घर गई हैं। आज अध्यापिका कक्षा में नहीं आए थे। आज कक्षा में अध्यापिका नहीं आई थी। तुमने झूठ क्यों बोले थे। तुमने झूठ क्यों बोला। मीरा, मीना और मालती फिल्म देखने जाएंगे। मीरा, मीना और मालती फिल्म देखने जाएंगी। उधर कौन खड़ी है। उधर कौन खड़ा है। जैसे कि ये नियम हमने पढ़े थे, नियम में मैंने बताया था संज्ञा पद को देखकर हमें बताना है आखिरी संज्ञा पद क्या है। अगर पुल्लिंग है तो हमें पुल्लिंग में जवाब देना है, अगर स्त्रीलिंग है तो हमें स्त्रीलिंग में जवाब देना। उन मोटी लड़कों और लड़कियों को बुलाइए। उन मोटे लड़कों और लड़कियों को बुलाओ। सुरेश या माला जाएंगे। सुरेश या माला जाएगी। इतना मीठी दूध मैं नहीं पी सकता। इतना मीठा दूध मैं नहीं पी सकता। अगला प्रश्न है हमारा, रूपांतरण की दृष्टि से निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब यहाँ पर वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से जो गलतियां हैं उन गलतियों का शुद्ध रूप आपको लिखना है। वाच्य परिवर्तन करते समय जो आप सही रूप लिखते हैं वो सही रूप आपको इन वाक्यों का लिखना है। पहला वाक्य है, चोर के द्वारा कलम चुराया है। शुद्ध रूप होगा, चोर द्वारा कलम चुराया गया है। बच्चों से खाना नहीं बनाए गए। शुद्ध होगा, बच्चों से खाना नहीं बनाया गया। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया गया है। शुद्ध रूप होगा, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। मैं ड्राइवर से अपने बेटे को कार चलना सीख रहा हूँ। शुद्ध होगा, मैं ड्राइवर से अपने बच्चे को कार चलाना सिखवा रहा हूँ। मकान मालिक द्वारा हमें बाहर निकाल दिया। शुद्ध होगा, मकान मालिक द्वारा हमें बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ पर ये क्या थी, वाच्य या रूपांतरण संबंधी अशुद्धियां जिनको हमने दूर किया। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्य ने संबंधी
तथा भूतकाल संबंधी अशुद्धियों के कारण अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब यहाँ पर ने संबंधी जो नियम हमने भूतकाल से संबंधित पढ़े थे उनके संबंधित यहाँ पर अशुद्धियां दी गई हैं, उनके अनुसार हमें इन वाक्यों का शुद्ध रूप लिखना है। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। हम खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है। पिताजी अखबार पढ़ लिए थे, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया था। मैंने बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। माताजी ने अभी खाना बनाना है, माताजी को अभी खाना बनाना है। आपने झूठ क्यों बोले, आपने झूठ क्यों बोला। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की यानी ना तो इसने लिखा है कि रूपांतरण संबंधी अशुद्धि है, ना लिखा है पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, केवल इसने अशुद्ध वाक्य लिखे हैं। उनके आधार पर आपको वाक्यों का शुद्ध रूप लिखना है। कार्यक्रम में अनेकों लोग पधारे, कार्यक्रम में अनेक लोग पधारे। मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझ में तेज बुखार है, मुझे तेज बुखार है। मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं। अब उसको हिम्मत नहीं है, अब उसमें हिम्मत नहीं है। आप मुझको भरोसा तो कीजिए, आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए। पेड़ पर पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। देखो बाहर कौन आई है, देखो बाहर कौन आया है। मेरे पास केवल ₹100 मात्र हैं, मेरे पास केवल 100 रुपए हैं। कृपया करके मेरे साथ चलो, कृपया मेरे साथ चलिए। इस दुकान पर ताजे गन्ने का रस मिलता है, इस दुकान पर गन्ने का ताजा रस मिलता है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। शेर को देखकर मेरा तो प्राण ही सूख गया, शेर को देखकर मेरे तो प्राण ही सूख गए। सब लोग मिठाई खाए हैं, सब लोगों ने मिठाई खाई है। अब यहाँ पर कहीं पर पदक्रम संबंधी अशुद्धि थी, कहीं कारक संबंधी अशुद्धि थी, कहीं पर आपकी लिंग संबंधी थी, वचन संबंधी थी। अब प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, इसलिए इसने प्रयोग किया एक वचन में। यहाँ पर यह अशुद्धि थी, ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए। इन अशुद्ध वाक्यों का हमने शुद्ध रूप लिखा। आपको आज गृह कार्य में यह व्याख्यान अपनी गुलमोहर की पुस्तक में भरना है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन बच्चों को यह कार्य अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है। आज का हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ है बेटा। अपने अगले व्याख्यान के साथ धन्यवाद।